हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी आलोचना के पारिभाषिक शब्द यूनिट 7 के बारे में बताने जा रही हूं। तो मैंने आप सभी को काफ़ी सारे पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी बताया था कल के वीडियो में। आज मैं आगे की पारिभाषिक शब्दावली को बताने वाली हूँ। तो हमारा टॉपिक है कवि समय। तो कवि समय क्या है? तो कवि समय से तात्पर्य है कवि समुदाय में प्रचलित मान्यताएं जो प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रयोजन विशेष के लिए काव्य में प्रयुक्त होती आई है। तो ये जो है आपकी परिभाषा हो गई कि कवि समय से तात्पर्य जो है कि एक परंपरा के अनुसार जो चीज़ें काव्य में प्रयुक्त होती आई है। जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें कि अलंकार, छंद, ये एक समय से चली आ रही है और अभी तक काव्य में प्रयुक्त होती आई है। तो ये जो है इसको कवि समय के अंतर्गत हम ले सकते हैं, जो एक समय से चलती आ रही हो। कवि समय का अर्थ है कवि समाज में प्राचीन काल से ही मान्य परंपराएं तथा परिपाटियां। सामाजिक परंपरा की भांति साहित्य का काव्य के क्षेत्र में भी अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रत्येक देश या वर्ग के साहित्य में कुछ साहित्य संबंधी अभिप्राय बन जाते हैं और उनका यांत्रिक ढंग से प्रयोग होने लगता है। इन अभिप्रायों को कवि समय कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कवि समय क्या है। जो परंपराएं, देखिए, समाज में जिस प्रकार से कुछ परंपराएं, कुछ चीज़ें चली आ रही है जो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही है। तो इसी का नाम जो है कवि समय दिया गया है, इसको कवि समय कहा गया है। कवि समय मुख्य रूप से उस परंपरा को कहते हैं जो अलौकिक और अशास्त्रीय होते हुए भी उपयोगिता और अनुकरण के कारण कवियों द्वारा गृहीत होता है और बाद में आगे चल के ये रूढ़ हो जाता है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में सबसे पहले काव्य समय शब्द का प्रयोग, तो उस समय कवि समय नहीं, काव्य समय शब्द का प्रयोग वामन ने किया था। व्याकरण, छंद एवं लिंग के संबंध में प्रतिष्ठित कवि परिपाटी का बोध कराने के लिए किया, किंतु यह शब्द अधिक प्रचलित ना हो सका। तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है वामन ने इसको काव्य समय के रूप में किया और उसमें इन्होंने व्याकरण, छंद और लिंग के बारे में इसको बताया इससे जोड़ के। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवि समय को परिभाषित करते हुए कहा है कि परंपरा से चली आती हुई जिन अशास्त्रीय एवं अलौकिक बातों का कवि वर्णन करते हैं उन्हें कवि समय कहते हैं। राजशेखर के परवर्ती संस्कृत के आचार्यों हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन में, अमरचंद काव्य कल्पलता वृत्ति में, केशव मिश्र ने अलंकार शेखर में तथा हिंदी के आचार्यों में बात करें तो ये संस्कृत के आचार्य थे। इसके अलावा हिंदी के आचार्यों में केशवदास ने कवि प्रिया में चौथा प्रकाश और जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर नामक पुस्तक में कवि समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वे प्रायः सभी राजशेखर के आधार पर हैं। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका कवियों सप्तम संस्करण में पृष्ठ 180 पे भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कवियों के बारे में, कवि समय के बारे में बता रखा है कि कवि समय शब्द का अर्थ है कवियों का आचार या संप्रदाय। तो ये बात जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की द्वारा कही गई है, कवियों का आचार या फिर संप्रदाय। तो कवि समय मुख्य रूप से उस परंपरागत विचार यानी कि आइडिया को कहते हैं जो अलौकिक अशास्त्रीय होते हुए भी उपयोगिता और अनुकरण के कारण कवियों द्वारा गृहीत होती है और आगे चलकर रूढ़ हो जाती है। अब कवि समय के 3 भाग बताए गए हैं, स्वर्गीय, पातालीय और भौम। तो स्वर्ग में स्वर्गलोक, देवताओं आदि से संबंधित बातें आती है। पाताल में पाताल लोक से संबंधित बातें आती है और भौम में पृथ्वी लोक से संबंधित बातें आती है। आगे भौम जो है वो
कवि समय के इसके 4 भेद माने हैं: जाति रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप तथा गुण रूप। और आगे इनके भी 3-3 भेद किए गए हैं: असत, सत और नियम। तो ये सब मिलाकर जो भौम कवि समय है इसके 12 रूप बताए गए हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा इसके कितने रूप हैं। तो कविगण प्राचीन काल से ही कवि समयों का उपयोग जाने अनजाने अपने अपने काव्यों में करते आ रहे हैं। राजशेखर ने सर्वप्रथम उसका नामकरण, शास्त्रीय विवेचन एवं वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और तत्पश्चात उन्हें कवि शिक्षा में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये था कवि समय के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं काव्य रूढ़ि क्या है। तो भारतीय काव्य साहित्य में काव्य रूढ़ि के लिए ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कवि समय, कवि संप्रदाय, कवि मत, कवि प्रसिद्धि, काव्य प्रौढ़ि, काव्य परंपरा आदि। तो काव्य रूढ़ि को ही इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। पाश्चात्य काव्य में इसके लिए पोएटिक कन्वेंशन शब्द का जो है उपयोग हुआ है। तो इसी को काव्य रूढ़ि को ही पोएटिक कन्वेंशन कहा गया है। काव्य रचनाओं में भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति, सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए बार बार प्रयुक्त होने वाले कुछ विशेष तत्व काव्य रूढ़ियाँ कहलाते हैं। तो काव्य को और अच्छा सुंदर बनाने के लिए जो उसमें सौंदर्य, चमत्कार आदि जो कुछ विशेषताएं डाली जाती है उसी को काव्य रूढ़ियाँ कही जाती है। पूर्ववर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त ये तत्व कवि समाज में स्वीकृत पा जाने के कारण स्वयं ही उत्तरवर्ती कवियों की रचनाओं का अंग बन जाते हैं। तो पहले के कवियों ने जो है इन तत्वों को जो है स्वीकार किया था काव्य को सुंदर बनाने के लिए, और जब ये चीज़ें इनके द्वारा स्वीकार कर ली गई तो आगे के कवियों में इसको इसी तरीके से अपना लिया। इसके लिए न किसी शास्त्रीय आधार की आवश्यकता है और न ही वैज्ञानिक तर्कों की। इस प्रकार इन तत्वों की काव्य में प्रयुक्ति का मूल आधार परंपरा पालन मात्र होता है। काव्य रूढ़ि की वास्तविकता कल्पना अथवा संभावना पर आधारित किसी घटना या सांचे में ढले हुए उस विचार को कहते हैं को गति देने या चमत्कारिक ढंग से समाप्त करने के लिए जो बार बार प्रयुक्त की जाती है। तो काव्य रूढ़ि वो चीज़ होती है जिसको काव्य में चमत्कारी ढंग प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाती है। काव्य में प्रयुक्त सौंदर्य की अनुपम विधाएं, चमत्कार की प्रणालियाँ, संस्कृत की जीवन मान्यताएं जो कालांतर से प्रयोग में उसी को जो है काव्य रूढ़ि कहा जाता है। रूढ़ि का प्रयोग अंधाधुंध बिना किसी तर्क के यथावत स्वीकार कर लिया जाता है। कृष्ण भक्तों में राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करने की परंपरा थी। रीति काल में ये रूढ़ि बन गई। तो यहाँ आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्तों ने क्या किया था, राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में माना था और ये शुरू से चली आ रही थी और रीति काल में ये एक रूढ़ि बन गई कि इसी चीज़ को सभी कवियों के द्वारा प्रयोग में लाया गया। काव्य रूढ़ियाँ, तो काव्य रूढ़ियाँ जो होती है प्रतीकों, बिंबों, अलंकारों, छंदों इत्यादि से ही संबंध नहीं होती, यानी कि इसका संबंध सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं होता, बल्कि ये काव्य रूपों, काव्य शैलियों, सांस्कृतिक तत्वों, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों इत्यादि से भी संबंध रखती है। यानी इसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्राचीनतम में अगर कवियों द्वारा अगर बात करें कि उन्होंने केवल अलंकार, प्रतीक, बिंब आदि का ही प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो अपने काव्य में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया, सांस्कृतिक तत्व जो उनके काव्य में देखने को मिले, ऐतिहासिक पौराणिक तत्व, सभी के मिश्रण से जो चीज़ कविता में आती है, काव्य में आती है, वो काव्य रूढ़ि कहलाती है। काव्य रूढ़ियों की उत्पत्ति एवं विकास में समाज की भाषा, रहन सहन, आचार व्यवहार संबंधी आदर्श की जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होने के कारण समाज की रूढ़ियों में भी अपने विविध विधाओं में प्रतिबिंबित करता है। काव्य भी इसका अपवाद नहीं है।
कवि समाज अपने विवेक द्वारा समाज की अनेक रूढ़ियों को काव्य रूढ़ियों के रूप में प्रचलित करता है और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अथवा अपनी रुचि के कारण वह समाज के लिए कुछ रूढ़ियों का निर्माण भी करता है। तो कवि जो है समाज में जो भी चीज़ें प्रचलित हैं उनको भी देख के अपनी काव्य रचनाएं करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण भी वो अपने काव्य में करता है। तो काव्य रूढ़ियों का संबंध मात्र काल्पनिक जगत से नहीं बल्कि वास्तविक जगत से भी इसका संबंध होता है। बावनी, चौतीसा, सप्तवार, तिथि आदि काव्य रूप संबंधी ऐसी रूढ़ियां हैं जिनका उस लोक में खोजा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है काव्य रूढ़ी कहलाती हैं। काव्य रूढ़ियों पर पूर्व शोध कार्य और अपने विवेक अथवा शोध क्षमता के आधार पर हिंदी साहित्य के मध्यकाल में प्रसिद्ध काव्य रूढ़ियों की निम्न सूचियाँ। तो काव्य रूढ़ी के अलग अलग प्रकार कौन से हैं यहाँ आप देख सकते हैं। पहला है देवादिक तत्वों पर आधारित काव्य रूढ़ियाँ। तो इसमें उन रूढ़ियों को रखा है जिनका संबंध मिथ, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक गाथाओं से है। तो इनके मूल में बात करें तो देवता लोग जो है केंद्रित हैं, इसलिए इसको जो है देवादिक तत्व कहा गया है। तो इसमें अब देखते हैं कौन कौन से आएंगे। देवी देवताओं से संबंधित, देवों के अवतार से संबंधित, ऋषि मुनियों से संबंधित, विविध लोक, देवलोक, देववाहन, देवी देवताओं के प्रतीक हो गए, अस्त्र शस्त्र संबंधी, अन्य देवादिक काव्य रूढ़ियाँ। दूसरा है प्रकृति पर आधारित, जिसमें वनस्पति वर्ग, वारी वर्ग, पक्षी वर्ग, अन्य जैविक वर्ग, वर्णन शैली संबंधी रूढ़ियाँ। इसके अलावा प्रेम प्रसंगों पर आधारित काव्य रूढ़ियाँ, संख्यावाचक काव्य रूढ़ियाँ, काव्य शिल्प पर आधारित काव्य रूढ़ियाँ, कथा शिल्प पर आधारित प्रतीक संबंधी रूढ़ियाँ। तो ये सारे जो है आपके रूढ़ियाँ आते हैं। इसके अलावा है उपमान संबंधी रूढ़ियाँ, काव्य रूप संबंधी रूढ़ियाँ, उलटबासी और कूट शैली में काव्य रचना करना। तो ये सारे जो है रूढ़ियों के प्रकार हो गए हैं। काव्य रूढ़ी से अभिप्राय उन तत्वों से है जो पूर्ववर्ती कवियों से उत्तरवर्ती कवियों को प्राप्त होते हैं और जिनका परंपरित ढंग से अपनी रचना में निरंतर उल्लेख करते आ रहे हैं। ये तत्व कवि के मूल भावों को अभिव्यक्त करने एवं रचना में अपूर्व सौंदर्य लाने के लिए प्रतिमानों के रूप में जो है उपयोग किए जाते हैं। अभिव्यक्तिगत लाघव के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन काव्य साधनों का संबंध काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों से होता है। काव्य रूढ़ियों की काव्य साहित्य से विशिष्ट उपयोगिता रहती है। तो इनका संबंध या फिर इनकी उपयोगिता साहित्य जगत से है। विविध काव्य प्रतिमानों की सृजनता में इनकी विशेष भूमिका रहती है। साहित्य को भी समाज के निकट लाने का कार्य ये भली भांति करती है। तो ये था काव्य रूढ़ियाँ। अब आपने काव्य रूढ़ियों के प्रकार और किस तरीके से होते हैं, रूढ़ियाँ होती क्या है, इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। तो आपको दोनों ही टॉपिक जो है क्लियर हो गए होंगे कि कवि समय क्या है और काव्य रूढ़ियाँ क्या है। अब किसी टॉपिक पर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे कुछ जानना हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की जानकारी जो है उपलब्ध होती रहती है। धन्यवाद।